तो ये दोनों अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ चार्ज क्या है। बट ओवरऑल जो फॉर्मूला था वो था के Q1 Q2/r²। इस फॉर्मूले में चार्जेस को साइन के साथ रखना है या विदाउट साइन? विदाउट साइन, क्योंकि स्केलर फॉर्मूला है, वेक्टर फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। तो इसी लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है उसको जरा समझते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला स्केलर फॉर्म का है। स्केलर फॉर्म में सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन नहीं पता चलता है, बट वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन भी पता चलता है। तो वेक्टर फॉर्म के फॉर्मूले में दो चार्जेस अगर रखे हैं तो उनके कोऑर्डिनेट्स कुछ दिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई चार्ज Q1 का है, इधर कोई चार्ज Q2 का है। और पूछेगा कि Q1 ने Q2 पर कितना फोर्स लगाया या Q2 ने Q1 पे कितना फोर्स लगाया। तो जब ये दो चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो फोर्स का फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग लिखते हैं, तो एक जनरल फॉर्म में मैं आपको बताता हूं। जब फोर्स लिखेंगे तो फोर्स या तो 2 पर पूछेगा 1 ने कितना लगाया, या 1 पर पूछेगा 2 ने कितना लगाया। ठीक है, तो मैं अभी जो लिख रहा हूं यह है फोर्स बाय 1/2। ठीक है, फोर्स बाय 1/2। इसकी वैल्यू आप लिखोगे के Q1 Q2/r³। तो वो r³ क्यों आ गया है? r³ आया है क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है टाइम्स वेक्टर r। ठीक है, के Q1 Q2/r³ वेक्टर r। अब ये वेक्टर r क्या है और ये r³ में r क्या है? ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा तो दोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। इसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2 z2। ठीक है, फोर्स निकालना है बाई 1/2। जिसके ऊपर फोर्स निकालना है हमारा वेक्टर जो r का होगा ये उसी की तरफ जा रहा होगा। तो 1 से 2 पर फोर्स निकालना है तो वेक्टर भी 1 से 2 की तरफ जाएगा। और अगर कोई वेक्टर 1 से 2 की तरफ जाएगा तो उस वेक्टर को आप लिखोगे क्या? x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप, एंड z2 माइनस z1 के कैप। ये तो लिख सकते हैं आसान से। ठीक है, आपको दोनों के कोऑर्डिनेट्स पता है तो वेक्टर r लिख सकते हो। वेक्टर r हो गया, और ये जो r³ में r है ये और कुछ नहीं बल्कि इसका मैग्नीट्यूड है। और किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, एंड z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। अगर आपने ये दोनों चीजें निकाल ली हैं तो आपने फोर्स निकाल लिया है कि 1 ने 2 के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। क्लियर है ये बात? मैं यहां पे लिखता हूं फोर्स जो लगाया गया है बाई 1/2, तो ऐसे लिखते हैं 2,1। इसका मतलब होता है कि 2 पर फोर्स लग रहा है और 1 ने फोर्स लगाया है। तो 2 पर जब 1 फोर्स लगाएगा तो उसके लिए हमको दो चीजें पता करनी होंगी। दो चीजें क्या? बेसिकली वेक्टर आर ही पता करना होगा। अगर वेक्टर आर पता चल जाएगा तो स्मॉल आर तो हम निकाल ही सकते हैं। और वेक्टर आर कैसे निकलेगा? जिस पर फोर्स निकालना है वेक्टर उसी के ऊपर टर्मिनेट करेगा। और वेक्टर अगर यहां पे टर्मिनेट कर रहा है तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 एंड z1 के कैप, इस तरीके से वेक्टर आर निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी सवाल में उल्टा पूछ लेता है तो ठीक है, हो सकता है पूछता कि 1 पर कितना फोर्स लगाया है 2 ने। अगर 1 पर कितना फोर्स लगाया है 2 ने तो क्या वेक्टर आर उल्टा हो जाता? तो फिर हम लोग यहां पे क्या लिखते? उस तरह से उल्टा हम लोग लिख देते। ठीक है, नोट करें।
इसको ऐसे भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन 2/1। तो 2 पहले लिखा है इसलिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, फोर्स जो 2 जो पहले लिखा है उस पर फोर्स और जो बाद में लिखा है उसने कितना फोर्स लगाया। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे एक चार्ज है -6 कूलम का, और दूसरा चार्ज है लेट्स से 3 कूलम का। इनके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं हमें। इसका कोऑर्डिनेट है 1, 2 और इसका कोऑर्डिनेट है 4, 7। ठीक है, पूछ रहा है फोर्स ऑन 3 कूलम चार्ज बाय -6 कूलम। अच्छा, एक और बात, जब ये फॉर्मूला हम वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, तो इस फॉर्मूले में एक बात याद रखनी है कि इस फॉर्मूले में जब वेक्टर फॉर्म में फॉर्मूला होता है तो Q1 एंड Q2 को विद साइन आपको पुट करना है। ठीक है, जब स्केलर फॉर्म में होता है तो Q1 Q2 को साइन में नहीं लगाना है, बट वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 को साइन के साथ ही पुट करना करें। वेक्टर आर क्या लिखेंगे हम लोग? फोर्स निकालना है 3 पे बाई -6, तो 3 पर फोर्स निकालना है तो वेक्टर हमारा 3 की तरफ जाएगा, और अगर वेक्टर 3 की तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 - 1 आई कैप प्लस 7 - 2 j कैप। तो वेक्टर आर हमको मिल जाएगा 3 i कैप प्लस 4 j कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 5 के बराबर। यही दो चीजें चाहिए होती हैं, वेक्टर आर चाहिए होता है और उसका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। हाँ, कहाँ पे? अच्छा हाँ, ये 5 होगा क्या? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, तो फिर ये 5 नहीं आएगा, 3 i कैप प्लस 5 j कैप, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर √34। ठीक है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 by r³ इंटू वेक्टर आर। तो फोर्स हो जाएगा के ही इज 9 × 10⁹ Q1 है -6, Q2 है +3,
आर का क्यूब मतलब √34 का क्यूब टाइम्स वेक्टर आर, दैट इज 3i कैप प्लस 5j कैप। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, बट इस तरीके से हम फोर्स निकालेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक ही चार्जेस पर कई लोग फोर्स लगा रहे हैं तो टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो हो सकता है यहाँ पे कोई चार्ज हो और इधर भी कुछ चार्जेस हो, Q1 Q2 Q3 सो ऑन, और यहाँ पे कोई Q4 का चार्ज हो। हमसे पूछेगा कि इस Q4 के चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लगा है। तो आपको करना क्या है कि ये सारे चार्जेस जितना जितना फोर्स लगा रहे हैं इन सब को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल फोर्स आ जाएगा कि Q4 पर कितना लग रहा है। तो Q1 ने एक फोर्स लगाया है F1, Q2 ने फोर्स लगाया है F2, Q3 ने फोर्स लगाया है F3, और यहाँ पे अगर कोई Q4 का चार्ज रखा हुआ है तो कह सकते हैं कि जो टोटल फोर्स होगा, टोटल फोर्स ऑन Q4 इज वेक्टर F इज इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3। ठीक है, तो सिंपल यही मतलब है कि अगर एक से ज्यादा फोर्स लगेंगे तो टोटल फोर्स सारे फोर्सेस का सम हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। सुपरपोजिशन का मतलब सबको ऐड करके टोटल क्या आएगा। तो हर एक चार्ज में Q1 ने कितना लगाया, Q2 ने कितना लगाया, Q3 ने कितना लगाया, तीनों को जोड़ देंगे, टोटल फोर्स जो लगेगा Q4 के ऊपर वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है लेट्स से। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीन कॉर्नर्स पे हम तीन चार्ज रख देते हैं। यहाँ पे तीनों चार्ज इक्वल हैं। इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के साइड की लेंथ a है। पूछेगा फाइंड द टोटल फोर्स ऑन एनी वन ऑफ दी चार्जेस। इनमें से कोई भी एक चार्ज सेलेक्ट कर लो और उसके ऊपर बाकी दो लोग फोर्स लगाएंगे, क्योंकि तीन चार्ज हैं तो किसी एक चार्ज के ऊपर बाकी दो लोग फोर्स लगाएंगे, तो उन दोनों के फोर्स की टोटल वैल्यू क्या आएगी। एफ की वैल्यू भी बताओगे। हाँ ठीक है।
तो तीन फोर्स लगने वाले हैं, सॉरी दो फोर्स लगने वाले हैं। एक इस क्यू ने लगाया होगा एफ, और एक इस क्यू ने इसके ऊपर लगाया होगा एफ। ठीक है, हम इस वाले चार्ज के ऊपर टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं। तो इसका जो एफ होगा इसने जो एफ लगाया होगा उसकी वैल्यू होगी के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, और इसने इसके ऊपर जो एफ लगाया होगा उसकी वैल्यू होगी के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर। क्या दोनों फोर्स बराबर आएंगे, है ना? इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया वो हो गया के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर, और इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया अगेन वही सेम फोर्स के क्यू वन क्यू टू बाई ए स्क्वायर। ये दो फोर्स लग रहे हैं और उनका रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट निकालने का तरीका पता है हमें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर टू ए बी कॉस थीटा से निकाल सकते हैं। तो ये दोनों जो फोर्सेस हैं इनके बीच में एंगल कितना है, 60 डिग्री का। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल भी 60 डिग्री हो जाएगा। फिर हम कह सकते हैं कि अगर इसकी वैल्यू एफ है और इसकी वैल्यू भी एफ है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा, नेट फोर्स आएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस 60। ये रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है, रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। तो यहां पे अभी f को पुट करने की जरूरत नहीं है, पहले जरा इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लें। तो एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60 1/2 होता है। तो ये हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एफ स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू रूट 3f। तो कह सकते हैं जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो रूट 3, और f की वैल्यू पता है के क्यू स्क्वायर बाई स्क्वायर। ठीक है, एफ हम निकाल चुके हैं, कितना है के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये एफ है, और रिजल्टेंट फोर्स रूट 3f के बराबर है। ठीक है, ये हमने निकाला है इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स। और नेट फोर्स निकालने के लिए इन दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का फॉर्मूला यूज कर लिया है, रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो अभी तीन चार्ज हमने रखे हैं ट्राइंगल पे, चार भी हो सकते हैं, चार के लिए स्क्वायर दे सकता है, तो एक चार का भी क्वेश्चन करते हैं। किया नोट? कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। साइड की लेंथ ए है। फाइंड कैपिटल क्यू बाय स्मॉल क्यू इफ द टोटल फोर्स या नेट फोर्स, if the net force on capital Q is 0। कहता है जो कैपिटल Q का चार्ज है उसके ऊपर टोटल फोर्स 0 है, तो कैपिटल Q स्मॉल q का रेशियो बताओ।
√2:1 नहीं, कितना, प्लस या माइनस? दोनों ऑप्शन दिए होंगे, +2√2 -2√2। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो पहली बात तो ये है, चारों चार्जेस पॉजिटिव नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि मान लेते हैं चारों पॉजिटिव अगर होते तो ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू को रिपेल करता। ठीक है, ये वाला स्मॉल क्यू भी कैपिटल क्यू को रिपेल करता। ठीक है, इसका भी रिपल्शन का फोर्स आता। ये दोनों फोर्स तो रिपल्शन के हो गए। ठीक है, इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको रिपेल कर दिया, इसने इसको रिपेल किया, इसने इसको रिपेल किया। अगर वो भी इसको रिपेल कर देता तो क्या टोटल फोर्स 0 हो पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि ये दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आने वाला है। अब ये दोनों का रिजल्ट अगर इधर आने वाला है और तीसरा वाला भी इसको रिपेल कर दे तो क्या तीनों फोर्स जुड़ जाएंगे? उनका रिजल्ट तो 0 आएगा नहीं। इसका मतलब तीसरे चार्ज को क्या होना पड़ेगा? इसको ये नेगेटिव होना पड़ेगा और ये पॉजिटिव होना पड़ेगा, जिससे ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को क्या करे? अट्रैक्ट कर ले। तो ये क्लियर रहना चाहिए कि चारों चार्जेस यहां पॉजिटिव तो नहीं हो सकते, और चारों चार्जेस अगर पॉजिटिव नहीं हो सकते तो ये रेशियो जो है वो पॉजिटिव तो नहीं आएगा, आएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं कितने कितने फोर्स हैं। तो इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया? के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। इसने इसके ऊपर लगाया के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई ए स्क्वायर। इन दोनों के फोर्स हो गए। ठीक है, इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? सिर्फ इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा? तो क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं, ये दोनों फोर्स बराबर हैं, और कभी भी दो वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं, जैसे एक वेक्टर ये है दूसरा वेक्टर ये है, अगर दोनों वेक्टर्स इक्वल हैं और इनके बीच में एंगल 90 है तो इनका रिजल्ट कितना आता है? √2f। दो वेक्टर्स अगर इक्वल हैं और परपेंडिकुलर हैं तो उनका रिजल्ट √2f आता है। तो इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा √2 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई? हमने किसका किसका फोर्स निकाला, इसने कितना फोर्स लगाया, इसने कितना फोर्स लगाया, और इन दोनों का जो रिजल्ट आया है वो मिल चुका है। ये चौथा चार्ज बच गया है। अब इसको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा इसके। तो चौथे चार्ज को क्या करना पड़ेगा कि इसी वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अगर लगा दे तो ये फोर्स यहां पे कैंसिल हो जाएगा और टोटल फोर्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो चौथे चार्ज को फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही लगाना पड़ेगा जितना ये लगा रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया है उसके बराबर चौथे चार्ज को फोर्स लगाना। तो वैल्यू तो हमको पता है और डायरेक्शन भी पता है इसके अपोजिट होगा, और डायरेक्शन अपोजिट तभी होगा जब यहां पर ये चार्ज जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, या ऐसे भी सोच सकते हैं, चलो हम इसको अगर नहीं लगाते हैं। अब ये सोचो कि ठीक है इन दोनों का फोर्स आ गया, ये जो चौथा चार्ज रखा है इसका फोर्स अगर लगता तो क्या इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता? इसका फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लगता। ठीक है, अब इसने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया होता तो हम क्या लिखते? उसका इसके ऊपर फोर्स लिखते। कितना लिखते? के कैपिटल क्यू बाई, दोनों कैपिटल क्यू हैं, डिवाइडेड बाई √2a का डिस्टेंस होता है ये, और अगर ये डिस्टेंस √2a का होता है तो हमने यहां लिख दिया √2a का स्क्वायर। ठीक, अब हमको ये तो समझ में आ गया कि इन दोनों का रिजल्ट यहां पे आया है और इसका भी रिजल्ट यहां पे आया है, तो सारा का सारा फोर्स इसी डायरेक्शन पे आ रहा है। और इन सारे फोर्स का सम, सारे में कौन कौन बचे? सारे में ये दोनों बचे हैं, ये दोनों बचे हैं, और इन दोनों का सम कितना होना चाहिए? 0। तो इन दोनों को ऐड करो, 0 के बराबर कर दो, और वहां से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसकी वैल्यू है के क्यू स्क्वायर बाई √2a मतलब 2a स्क्वायर, प्लस इसकी वैल्यू थी √2 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई ए स्क्वायर, और इन दोनों का जो सम है
वो 0 कर देंगे। ठीक है, तो k कैपिटल Q बाई ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहां पहले में बचेगा Q बाई 2 प्लस यहां बचेगा √2 स्मॉल q इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से आ जाएगा q इज इक्वल टू -2√2 स्मॉल q, तो q बाई स्मॉल q -2√2 हो जाएगा। ये फाइनल आंसर होगा। समझ में आ गया तरीका? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जे में आया हुआ है। यहाँ पे एक चार्ज है -Q1 का, -Q3 का, -Q2 का। आ, ये माइनस है, ये प्लस ले लो। ठीक है, ये डिस्टेंस दिया है b का और ये एंगल दिया है थीटा का। ये डिस्टेंस है a का। क्वेश्चन आया था फाइंड द horizontal component of force on -Q1। ये नहीं पूछा है कि टोटल फोर्स कितना लगा है -Q1 पे, सिर्फ पूछता है कि -Q1 पे लगने वाले फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा।
चेक कर लेते हैं। तो देखो पहले तो हम फोर्सेस लिख लें कितने कितने लग रहे हैं। तो -Q3 और -Q1 के बीच में रिपल्शन होगा, सेम टाइप के चार्जेस हैं। तो -Q3 ने -Q1 को रिपेल किया होगा, और जिस फोर्स से रिपेल किया होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। जिस फोर्स से रिपेल किया होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के चार्जेस को विदाउट साइन पुट करना है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, Q3 Q1 बाई कितना, b²। ये फोर्स हो गया, ठीक है, ये इसका फोर्स हो गया। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाला जा सकता है, क्योंकि ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा होगा, और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे तो क्या दिस टाइम्स साइन थीटा आ जाएगा, इसके टाइम्स साइन थीटा आ जाएगा। तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम लिख सकते हैं आगे जाकर, लेकिन हमको पता है कि साइन थीटा का कंपोनेंट आएगा। अच्छा, -Q2 और -Q1 के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन या रिपल्शन। तो यहां पे अगर अट्रैक्शन होगा तो यहां पर इसके ऊपर एक और फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं, इसने जो उसके ऊपर लगाया उसकी वैल्यू है के Q1 Q2 बाई a²। ये बात समझ में आ गई। ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, ये ऑलरेडी हॉरिजॉन्टल है, और इसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखना है, क्या दोनों ऐड हो जाएंगे फाइनली। तो नेट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2 बाई a² प्लस कितना, के Q3 Q1 बाई b² टाइम्स, बस ये आंसर, ठीक है। यही पूछा गया था क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, सेम चार्ज है और सेम मास है। टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स Q और M आर सस्पेंडेड by strings of same length L. They make a small angle theta with vertical. एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, हम एक केस डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा सोच सकते हो, इस केस के ऊपर नए क्वेश्चन बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल, सेम चार्ज सेम मास है, दोनों को रस्सी से हैंग कर दिया गया, दोनों रस्सियों की लेंथ सेम थी, और दोनों रस्सियों से हैंग करने के बाद द मेक ए स्मॉल एंगल थीटा विथ वर्टिकल। देन कुछ पूछ सकता है, क्या पूछेगा, बट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर दो स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, इस तरीके से दो स्ट्रिंग्स हैं, और दो स्ट्रिंग से हमने दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स को हैंग कर दिया है इस तरीके से। क्योंकि दोनों के पास सेम चार्ज है और सेम मास है,
तो दोनों स्ट्रिंग वर्टिकल के साथ सेम एंगल थीटा बना रही होंगी। ठीक है, तो यहां से अगर हम एक वर्टिकल लाइन खींचे तो दोनों ही रस्सियों ने, यहाँ पे दो पार्टिकल्स है, इधर एक पार्टिकल है, इधर एक पार्टिकल, चार्जेस के रिपल्शन के कारण वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। ठीक है, और यहां से छत से इन दोनों को हैंग किया गया है और ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे तो फिर कुछ एंगल थीटा वर्टिकल के साथ बना रहे होंगे। ऐसा होगा ना, दो पेंडुलम है, रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर हो गए। अब अगर ये दोनों रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर हुए हैं तो यहां पर क्या क्या चीजें आएंगी वो जरा डिस्कस करते हैं। किसी भी एक मास को उठा लो और उस पर लगने वाले फोर्सेस को लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम इस चार्ज को उठाते हैं, इसके पास चार्ज Q है, मास m है, उसके पास भी चार्ज Q है, मास m है। इसके ऊपर क्या क्या फोर्स लग रहा होगा? एक mg का फोर्स डेफिनेटली लग रहा होगा, दूसरा टेंशन का फोर्स लग रहा होगा इस तरफ, और इसने इसको क्या किया होगा? रिपेल किया होगा, और रिपल्शन का फोर्स हो जाएगा K Q1 Q2 बाई, अगर ये पूरा डिस्टेंस x है मान लो एक्स स्क्वायर, ये पूरा डिस्टेंस अगर x है तो एक्स स्क्वायर का हम लोग डेनोमिनेटर में यूज करेंगे। तो तीन फोर्स इसके ऊपर लग रहे हैं और है तो ये इक्विलिब्रियम में, क्योंकि एक जगह पर ये रुका रहेगा, और इक्विलिब्रियम पे है तो नेट फोर्स इसके ऊपर जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स अगर जीरो होना चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर फोर्स के दो कंपोनेंट्स ले सकते हैं। ये जो T लग रहा है, और अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा के बराबर है तो इस एंगल को भी थीटा कह सकते हैं, है ना। अब T के दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे, एक इस तरफ आएगा, क्या आएगा? T साइन थीटा, और वर्टिकल हो जाएगा T कॉस थीटा। अब क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पे है तो इसके ऊपर सारे फोर्स बैलेंस होने चाहिए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल के बराबर, वर्टिकल वर्टिकल के बराबर। ठीक है, यहाँ पर ये बात क्लियर रहनी चाहिए कि ये जो पूरा डिस्टेंस है इनके बीच का, यहाँ से यहाँ तक, इस डिस्टेंस को हम लोगों ने x कहा हुआ है, ये पूरा डिस्टेंस को x कहा हुआ है। ठीक है, आधे डिस्टेंस की जरूरत कहीं पड़ेगी तो x/2 ले लेंगे, लेकिन पूरा डिस्टेंस यहाँ पे x के बराबर है। तो ये कहा जा सकता है क्योंकि इक्विलिब्रियम पे है तो T साइन थीटा, T साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर लिखेंगे? K Q स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और T कॉस थीटा की वैल्यू mg। ये दो इक्वेशंस बन रही हैं। अगर मुझे T को एलिमिनेट करना है तो डिवाइड कर देंगे, T अब हट जाएगा, और T हटने के बाद हमको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू mg। ये tan थीटा हो गया। ठीक है, हाँ कुछ गलत लिखा है? अच्छा K भी होगा, तो K का टर्म ऊपर आ गया। ठीक है, अच्छा ये जो रस्सी है इसकी लेंथ L के बराबर है, ये पूरा डिस्टेंस x का है तो आधा डिस्टेंस x/2 का होगा। ठीक है, और tan थीटा की वैल्यू अगर मुझे लिखनी है तो परपेंडिकुलर बाय बेस अगर मैं लिखूं y, ठीक है, tan थीटा की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो tan थीटा की वैल्यू लिखने के लिए हमको चाहिए होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। ये बेस कितना होगा? अंडर रूट ऑफ क्या? L स्क्वायर, या एक काम करें अभी फिलहाल मैं इसको y लिख देता हूं, लेट्स से इसको मैं y लिख देता हूं। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं x/2 डिवाइडेड बाई y। जहां पर y क्या है तो y को हम अलग से सॉल्व करते हैं, y है अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, या एक और चीज मेरे ख्याल से ज्यादा आसान रहेगी, क्या मैं सोच रहा हूं, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है, बिकॉज दिस एंगल इज वेरी स्मॉल, तो जब इस एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा को क्या हम लोग थीटा लिख सकते हैं, जब एंगल स्मॉल होता है तो साइन थीटा को भी थीटा लिख सकते हैं, और एंगल स्मॉल होता है तो कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? 1। ये बात पता होनी चाहिए। हालांकि तीसरा वाला यूज होता बहुत कम है या नहीं होता है लगभग, ठीक है, बट ऊपर के दोनों यूज होते हैं कि जब एंगल स्मॉल होता है तो tan थीटा थीटा और साइन थीटा भी थीटा। तो क्या tan थीटा और साइन थीटा आपस में बराबर हो जाते हैं स्मॉल एंगल में? और जब tan थीटा और साइन थीटा बराबर होते हैं तो इसी tan थीटा को मैं अब साइन थीटा भी लिखूंगा तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दोनों एंगल्स बराबर हैं।
और साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी। अब साइन थीटा को लिखना आसान है इस ट्राइंगल से। साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर है एक्स बाई टू और हाइपोटेनियस है एल। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी, तो हमको यहाँ पे एक रिलेशन निकल के मिलेगा। वो मिलेगा x का क्यूब इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर एल बाई एम जी। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इसको नोट करें। अब इस रिलेशन के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं नीट में, एक्चुअली पहले जेई में आया था, उसके बाद नीट में रिपीट हुआ था। इसमें आप ये रिलेशन में दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक है चार्ज और दूसरा है लेंथ, ठीक है। तो यहां पर अगर ये चार्ज चेंज होने लगे, Q की वैल्यू चेंज होने लगे, तो X की वैल्यू भी चेंज होने लगेगी, ठीक है। या पेंडुलम की लेंथ अगर चेंज होने लगे तभी भी X की वैल्यू चेंज होगी। तो दोनों केस में X बदल सकता है। अगर आप चार्ज बदलेंगे तभी भी X बदलेगा, और लेंथ बदलेंगे तभी भी X बदलेगा, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल, जब चार्ज जो है वो फिक्स है, एंड एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू का स्क्वायर, जब पेंडुलम की जो लेंथ है वो फिक्स है। ठीक है, दो तरह के सवाल बनते हैं, एक्स और क्यू में रिलेशन एंड एक्स और एल में रिलेशन। तो एक्स क्यूब एल के प्रोपोर्शनल है जब क्यू फिक्स है, और एक्स क्यूब क्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है जब पेंडुलम की लेंथ फिक्स्ड है, ठीक है। ठीक है, समझ में आता, नोट किया। अब देखो इन दोनों के ऊपर क्वेश्चंस क्या बनेंगे। पहला क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल चार्जेस, या एक काम करते हैं, दो अलग डायग्राम से बनाता हूं। अगर पेंडुलम की लेंथ बदल जाए तो क्या इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहेगा? नहीं रहेगा। ये पेंडुलम की लेंथ एल की है और इस पेंडुलम की लेंथ 2l की है, ठीक है। अगर इस केस में इनके बीच का डिस्टेंस x है, और तो पूछता है कि इनके बीच का डिस्टेंस x डैश कितना होगा। चार्जेस आइडेंटिकल,
एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स के टर्म में आंसर आएगा √2 का क्यूब इंटू एक्स। क्या हमने सीखा? हमने सीखा कि जो एक्स क्यूब है वो एल के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो अगर एक्स क्यूब एल के प्रोपोर्शनल है, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो एक्स डैश क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू 2l। डिवाइड करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी अपने आप हट जाएगी। तो अगर ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, तो हम कह सकते हैं x का क्यूब बाई एक्स डैश का क्यूब इज इक्वल टू 1/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x डैश का क्यूब इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x का क्यूब, तो x डैश इज इक्वल टू 2 की पावर 1/3 इंटू एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था जेई में आया है, फिर मैंने बताया कि वो नीट में रिपीट हुआ है। वो थोड़ा सा मतलब नीट के लेवल से थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो था, बट उसको करते हैं। मैंने आपको बता दिया है जहां तक पहुंचने की बात है, वहां तक पहुंचने के बाद वो क्वेश्चन फिर आसान होना चाहिए। क्वेश्चन है, इफ चार्जेस ऑन balls starts leaking at a constant rate, at a constant rate and balls starts moving closer. With speed v, then चार ऑप्शंस दिए थे। ये चार ऑप्शंस, इसका मतलब क्या है समझा देता हूं। तो हमने अभी ये सीखा कि दो पेंडुलम्स अगर हम चार्ज को बांधते हैं रस्सियों की मदद से, तो वो दो पेंडुलम एक दूसरे से कुछ दूरी पे रहते हैं, और जो दूरी पे रहते हैं उसकी वैल्यू भी हमने लिखी कि भाई ये रिलेशन होता है, इनके बीच की दूरी जो x है वो x इस चार्ज के संग ऐसे डिपेंड करता है और लेंथ के संग ऐसे डिपेंड करता है। तो कहता है दो लेंथ फिक्स है, दो पेंडुलम में लेंथ फिक्स है, बट ये चार्ज लीक कर रहा है।
तो अगर ये चार्ज लीक कर रहा है, ये क्यू की वैल्यू टाइम के संग घटेगी। तो जब ये चार्जेस लीक करेंगे तो क्या ये फोर्स ऑफ रिपल्शन वीक पड़ता जाएगा, और जब फोर्स ऑफ रिपल्शन वीक पड़ता जाएगा तो ये फोर्स के वीक होने के कारण ये दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगेंगे। हाँ, तुम कहोगे कि ये तो घूमेंगे तो सर्कल में, लेकिन इतना स्मॉल एंगल है, ये इतना स्मॉल एंगल है कि वो एक दूसरे के बहुत नजदीक थे, तो जब चलेंगे तो एक दूसरे की तरफ चलेंगे, लगभग वो स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे। तो पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से एक दूसरे की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन समझ में आ गया? तो चार्ज जब लीक होगा तो चार्ज के लीक होने से वो एक दूसरे की तरफ बढ़ेंगे, तो कितनी स्पीड से बढ़ेंगे, वो स्पीड का एक्स के साथ क्या रिलेशन है, ये पूछा गया। ठीक है, ये जेई और नीट दोनों में आया हुआ क्वेश्चन। फोर्थ ऑप्शन। देखो, ये जो क्वेश्चन हमें करना है वो इस रिलेशन का यूज करके करना है, क्योंकि चार्ज बदल रहा है और एक्स भी बदल रहा है। ठीक है, तो जब चार्ज बदलेगा तो ये एक्स बदलेगा, और ये एक्स किस रेट से बदलेगा, डीएक्स अपॉन डी टी। डीएक्स अपॉन डी टी ही वेलोसिटी है, डीएक्स अपॉन डी टी ही वेलोसिटी है, क्योंकि जिस रेट से ये डिस्प्लेसमेंट बदलेगा वही वेलोसिटी। हालांकि रिलेटिव वेलोसिटी फर्क नहीं पड़ता है, प्रोपोर्शनलिटी पूछी गई है, तो आपको सिर्फ यहां पे dx अपॉन डी टी वेलोसिटी हो जाएगी। और चार्ज जो लीक कर रहा है, चार्ज के लीक करने का रेट मतलब dq बाई डी टी। भाई, किसी भी चीज के रेट का मतलब उसको टाइम से डिफरेंशिएट करना है। मैं कहूंगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स df बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv बाई dt, रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज dq बाई dt। ठीक है, तो किसी भी चीज का रेट जब पूछता है तो उसको टाइम के संग डिफरेंशिएट करना होता है। और हमको इस सवाल में क्या दिया गया है कि चार्जेस एक कांस्टेंट रेट से लीक कर रहे हैं, तो हमको ये तो पता है कि इनमें जो रिलेशन है वो क्या आया था, एक्स क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर। ये हमारे पास रिलेशन है। ठीक है, तो उसको थोड़ा सिंपल रखने के लिए एक्स की पावर 1 ही ले लेते हैं, क्यू की पावर 2/3 ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करो dx बाई डी क्यू। तुम dt भी कर सकते हो, बट वो पार्शियल मतलब वो जो हम लोग डिफरेंशिएशन के रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स के इसको अगर तुम्हें याद है तो हम डायरेक्टली भी dx बाई dt कर सकते हैं। बट चलो कोई नहीं, आप x और q में रिलेशन है तो dx बाई dq निकालो, और dx बाई dq निकालोगे तो पावर 2/3 बाहर आ जाएगी, और जो भी पावर थी वो 1 से घट जाएगी। तो 2/3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2/3 में से 1 घटाएंगे तो -1/3 आ जाएगा। ठीक है, बेहतर रहता अगर मैं
ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम में हो सकता है कि तुम यही प्रोसेस अपना लो, हालांकि क्यू की पावर वन रख के करते तो ज्यादा आसान रहता, बट कोई नहीं। मान लो हमने एग्जाम में आया, हम एग्जाम में ऐसे कर रहे हैं, तो यहां पे आ जाएगा dx इज प्रोपोर्शनल टू क्यू की पावर -1/3 इंटू डी क्यू। ठीक है, कांस्टेंट तो हटा दिया, dx इज प्रोपोर्शनल टू दिस। अब अगले स्टेप में तुम क्या करोगे, क्या करोगे अगले स्टेप में? इसको dt से डिवाइड कर दोगे, प्रोपोर्शनल टू q की पावर -1/3, यहां पर भी dt से डिवाइड कर दो, दोनों साइड dt से डिवाइड कर दिया। यह dq/dt क्या है? जिस रेट से चार्ज लीक कर रहा है, और क्या ये रेट ऑफ लीकिंग ऑफ चार्ज इज कांस्टेंट? तो ये कांस्टेंट है। और dx अपॉन dt क्या है? वेलोसिटी। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि वेलोसिटी जो है ये q की पावर -1/3 के प्रोपोर्शनल है, बट वेलोसिटी का रिलेशन q के साथ नहीं है, x के साथ है, तो q हटाना पड़ेगा। अब q कैसे हटेगा? q हटाने के लिए क्या कह सकते हैं यहां से कि जो q है ये x की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, और अगर x की पावर 2/3 के प्रोपोर्शनल होता है तो q को मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, तो v इज प्रोपोर्शनल टू q की पावर -1/3 है, तो x की पावर 2/3 की पावर -1/3। तो क्या हो जाएगा ऐसे केस में? पावर क्या होती है, ऐड होती है, मल्टीप्लाई होती है? मल्टीप्लाई होती है। पावर की पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होती है, और पावर मल्टीप्लाई हो गई -1/3 के साथ। कुछ गलत किया है मैंने, मुझे लग रहा कहीं पे गड़बड़ है। कहां पे? Q इज प्रोपोर्शनल टू, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि Q इज प्रोपोर्शनल टू, अगर Q की प्रोपोर्शनलिटी चाहिए तो Q इज प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2, ये होना चाहिए। ठीक है, x इसके प्रोपोर्शनल है तो q प्रोपोर्शनल होगा x की पावर 3/2 के। अब जाके पुट करेंगे v इज प्रोपोर्शनल टू q इज x की पावर 3/2 की पावर -1/3, तो प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3/2 इंटू -1/3, 3 कैंसिल, x की पावर -1/2, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि हाँ थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट जेई का क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए मैं आपसे कहता भी हूं कि जेई मेंस के क्वेश्चन आप लोग लगाया करें। मैं लगाता भी हूं, अभी कुछ देर पहले मैंने जेई का ही क्वेश्चन लगवाया भी था। ठीक है, पर जेई के क्वेश्चन लगाने से फायदा होता है, कभी कभार एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। अब ये क्वेश्चन अगर आया है, सॉल्व करोगे तो थोड़ा लंबा सवाल, बट अगर आंसर याद होता है तो फिर याद रख सकते हो कुछ क्वेश्चंस के, तो फिर तुम डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। ठीक है, और अगर तुमने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया है तो तुम ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करके अगले सवाल को करो, ज्यादा बेहतर है, रादर देन तुम इस सवाल में टाइम वेस्ट करो। जो सवाल तुम्हें लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, उसको छोड़ के तुम अगले सवाल में जंप कर सकते हो। और ये सवाल भी तुम तभी कर पाए जब मैंने वो रिलेशन निकाल के बताया था। अगर वो रिलेशन नहीं पता होता तो इस सवाल को करना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, अगर वो ये रिलेशन हमको नहीं पता होता कि ये रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन नहीं पता होता तो क्वेश्चन करना आसान नहीं होता, ये डिफिकल्ट क्वेश्चंस में आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि तुमसे कहेगा कि दो चार्जेस हमको दे दिए गए हैं, तीसरा चार्ज कहां रखो कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। दो चार्ज दे दिए, दो चार्ज फिक्स है, ये दो चार्ज रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज कहां रखो कि वो अपने जगह पर रुका रहे या इक्विलिब्रियम में रहे। ठीक है, तो हमें इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, हमें फाइंड आउट करनी होती है, वी हैव टू फाइंड द पोजीशन। अच्छा एक मिनट रुक जाओ यार, एक चीज में बतानी रहेगी, एक मिनट।
पेंडुलम से रिलेटेड एक चीज और मैं समझा देता हूं, फिर हम इसमें आते हैं। अगर यहां पे जो दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये चार्जेस अलग कर दें और मास से सेम रखें, चार्जेस अलग कर दें और मास से सेम रखें, तो ये एंगल θ1 θ2 में कौन सा एंगल ज्यादा होगा? हमको दिया है कि Q1 इज ग्रेटर देन Q2, ठीक है, ये गिवन है और मासेस दोनों के इक्वल है। तो उस केस में कौन सा एंगल ज्यादा होगा? तो देखो मैं वापस जाता हूं, अभी तुम समझ जाओगे। यहां पे अगर हम वापस आते हैं, tan थीटा की जो वैल्यू आई थी वो इतनी आई थी, tan थीटा की वैल्यू उसके बराबर आई थी। ठीक है, आ, तो ये बताओ कि इसमें से हम एंगल कैसे निकालेंगे? ठीक है, छोड़ दो उसको छोड़ दो, इसको बताओ कि ये जो चार्ज है यहाँ पे या जो मास है, इसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? एक इसने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया और दूसरा लग रहा है mg। ये दोनों जो फोर्स हैं यही डिसाइड करेंगे कि एंगल कितना है, क्योंकि अगर देखा जाए तो हमने जब इन दोनों को डिवाइड किया था तो एक फोर्स है ये फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और दूसरा फोर्स है mg। जब मैंने डिवाइड किया तो tan थीटा की वैल्यू क्या इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स आ रही है। ये इलेक्ट्रिक फोर्स है ऊपर वाला और नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनको डिवाइड किया tan थीटा आ गया। tan थीटा इज इलेक्ट्रिक फोर्स बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, इतना भी याद रखो। ये जो tan थीटा की वैल्यू है ये इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर ये दोनों चार्जेस सेम हैं तो क्या दोनों में इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर? जैसे इसके ऊपर मैं पूछता कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगा है, तो क्या सेम जितना इसने इसके ऊपर लगाया क्या इसके ऊपर वही इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होता? इसके ऊपर भी क्या वही mg लग रहा होता? जब फोर्स भी वही है mg भी वही है तो एंगल दोनों के भी क्या होते? सेम होते। अब अगर मैंने चार्जेस को बदल दिया, ये चार्ज हो गया Q1 का, ये चार्ज हो गया Q2 का, मास सेम है तो मास सेम होने से mg अभी भी सेम है, चार्ज अलग हो गए, चार्ज अलग हो गए, ये Q1 है और ये Q2 है। इसके ऊपर फोर्स क्या लिखेंगे? ये Q1 है Q2 है, फोर्स क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। इसके ऊपर क्या लिखेंगे? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। भाई Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगा रहा है? K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। Q2 Q1 पे कितना लगा रहा है? वही K Q1 Q2 बाई एक्स स्क्वायर। अगर दो चार्जेस एक दूसरे से x की दूरी पर सेपरेटेड हैं तो भले ही वो अलग ही क्यों ना हो, फोर्स तो वही रहेगा ना, बस यहां Q1 Q2 आ जाएगा, वैसे यहां भी K Q1 Q2 आ जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फोर्स सेम रहा? दोनों में ग्रेविटेशनल फोर्स सेम रहा? एंगल बदलेगा? नहीं बदलेगा। तो ये रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं कि अगर कभी कहता है कि दो चार्जेस अलग अलग हैं, मासेस सेम है, चार्जेस अलग अलग हैं, तभी भी θ1 और θ2 सेम रहेंगे। समझ में आई बात? तभी भी θ1 और θ2 सेम रहेंगे, क्योंकि होता क्या है, इनके ऊपर एक लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्शन और दूसरा लगता है mg। उसी तरीके से इसके ऊपर लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स और रिपल्शन और लगेगा mg। ये जो tan थीटा है ये और कुछ नहीं बल्कि इलेक्ट्रिक फोर्स और mg का क्या है? रेशियो है। और क्योंकि ये चार्जेस भले ही अलग अलग हो गए हैं बट एक दूसरे पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएंगे वो तो सेम ही लगाएंगे। इसने इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया यार, इसने इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया वो फोर्स तो सेम रहेगा। mg तो सेम है ही क्योंकि दोनों के मासेस सेम है, इसलिए θ1 और θ2 दोनों
सेम होंगे। थीटा वन थीटा टू अलग कब होंगे? जब मासेस अलग होंगे। ठीक है, तो अगर इसी में एक सवाल ये आता, ठीक है, जिसमें चार ऑप्शंस हम लोग देखते हैं, Q1 M1 में लिखता हूं, Q2 M2 लिखता हूं। ठीक है, M1G M2G। अब मैं यहाँ पे डिफरेंट क्वेश्चंस यहाँ पुट कर सकता हूं। तो पहला क्वेश्चन है Q1 इज इक्वल टू Q2 एंड M1 इज इक्वल टू M2। इस केस में क्या होगा? थीटा वन और थीटा टू में क्या रिलेशन होगा? सेम। ठीक। दूसरा है Q1 इज ग्रेटर देन Q2 एंड M1 इज इक्वल टू M2। इस केस में क्या होगा? सेम। अभी हमने सीखा चार्जेस के अलग होने से इलेक्ट्रिक फोर्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, और mg जब तक सेम है तब तक एंगल में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। तीसरा हमको दिया है कि Q1 और Q2 तो बराबर हैं, लेकिन M1 M2 से ज्यादा है। M1 M2 से ज्यादा है। जो मास ज्यादा भारी होगा उसका एंगल कम होगा। तो क्या यहां पे थीटा वन थीटा टू से कम हो जाएगा? आप यहां से बता सकते हो मास जैसे ही ज्यादा हुआ थीटा यहां पे कम हो जाएगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि थीटा वन इज लेस देन थीटा टू। ठीक है। चौथे में मैं कहता हूं Q1 इज लेस देन Q2 एंड M1 इज ग्रेटर देन M2। यहां पे क्या चार्ज पे डिपेंड करती हैं चीजें? चार्ज पे तो नहीं करती है, मासेस पे ही करती हैं। और जैसे ही मासेस अलग हुए, जिसका मास ज्यादा होगा उसका एंगल कम होगा। तो बस थीटा का रिलेशन मास के संग होता है, थीटा का रिलेशन चार्ज के साथ नहीं होता है। और जो थीटा का एंगल होता है ये मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और थीटा इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज होता है। ठीक है, ये दो बातें याद रखनी है। चार्ज पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलो ये एक लास्ट चीज मुझे बतानी थी। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग वापस वहीं जाते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे टॉपिक? हाँ, इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, और वहां पे आते हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, और इसमें लिखना है पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज where the net force on it is 0। हमें एक्चुअली पोजीशन निकालनी पड़ती है कि तीसरा चार्ज कहां रखा जाए जिससे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 लगे। तो एक बात समझो, कभी भी अगर दो चार्जेस हैं और वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हैं, यहाँ Q1 है यहाँ Q2 है, हमसे पूछेगा कि तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए जिससे कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाए। अब तीसरे चार्ज को रखने की क्या पोजीशंस हो सकती हैं? ठीक है, तीसरा चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ये दोनों भी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं। हमसे सवाल पूछेगा तीसरे चार्ज को कहां रखा जाए जिससे कि नेट फोर्स 0 लगे। तो तीसरे चार्ज को रखने की तीन पॉसिबिलिटी हैं। या तो हम इनके बीच में रख सकते हैं, या लेफ्ट में रख सकते हैं, या राइट में रख सकते हैं, कहीं और नहीं रख सकते हैं।
क्यों नहीं रख सकते हैं? तुम्हें नोट नहीं करना है, मैं खाली समझाने के लिए बता रहा हूं। तुम सोचोगे कि चलो तीसरे चार्ज को हम लोग यहां रख देते हैं। मान लो तुमने कहा कि तीसरे चार्ज को यहां रखते हैं और इसके ऊपर फोर्स 0 आ जाएगा। नहीं आ सकता। क्यों? दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, दो लोग अगर फोर्स लगा रहे हैं तो दो वेक्टर का रिजल्ट 0 चाहिए। तीसरे चार्ज के ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे तो दो वेक्टर का रिजल्ट 0 चाहिए। दो वेक्टर का रिजल्ट 0 कब हो सकता है? जब दोनों अपोजिट हो। अदरवाइज अगर दो वेक्टर किसी एंगल पे लगेंगे तो उनका रिजल्ट तो 0 आ नहीं सकता। तो दोनों वेक्टर को एक दूसरे के अपोजिट होना पड़ेगा। क्या तीसरा चार्ज यहां रखता तो इसका और इसका फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका फोर्स कहीं इधर आएगा, इसका फोर्स कहीं इधर आएगा, कहीं भी आएगा, लेकिन वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। इसलिए तीसरे चार्ज को रखने के लिए हमारे पास तीन पोजीशंस ही हो सकती हैं, या तो इधर होगी, या इधर होगी, या इधर होगी। इन तीनों जगह पे ही दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं। तीसरा चार्ज जो होगा, थर्ड चार्ज, should be placed in a line joining two charges। जो भी दो चार्जेस दिए थे उस दोनों चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन पे ही तीसरे चार्ज को रखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इफ the two charges are of same nature। अगर ये दोनों चार्जेस जो हैं इनके पास सेम नेचर है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो तुम थोड़ा सोच के बताओ। ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं हमें फर्क नहीं पड़ता है। जो तीसरा चार्ज मैं रखूंगा उस पर ये दोनों फोर्स कैसे लगाएंगे इससे फर्क पड़ता है। और तीसरे चार्ज पर फोर्स क्या दोनों को अपोजिट लगाना पड़ेगा? तो तीसरा चार्ज अगर मान लो मैं यहां रखता, दोनों पॉजिटिव हैं, तीसरा चार्ज यहां रखता, तो ये दोनों क्या उसको क्या करते? दोनों रिपेल करते कि नहीं करते? ये दोनों तो पॉजिटिव है ही, तीसरा भी पॉजिटिव यहां रख देता तो क्या वो दोनों रिपेल करते, कैंसिल होकर 0 आ पाता? नहीं आ पाता, क्योंकि इसको ये भी रिपेल करता, ये भी रिपेल करता, फोर्स ऐड हो जाता। क्या ये वो चीज यहां के लिए भी आती? तो 0 होगा, बीच में होगा, क्योंकि जब बीच में रखोगे तो दोनों फिर से रिपेल करेंगे, लेकिन एक रिपेल करेगा लेफ्ट में, दूसरा रिपेल करेगा 0 हो सकता है। तो व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ सेम नेचर, जब ये दो चार्जेस सेम नेचर के होंगे, थर्ड चार्ज should be placed between them। तीसरे चार्ज को उनके बीच में रखना है। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो जाएगी कि दोनों पॉजिटिव दिए होंगे तभी भी तीसरा चार्ज बीच में रखेंगे। वो तीसरा चार्ज पॉजिटिव है नेगेटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तीसरा चार्ज कितना है इससे फर्क नहीं पड़ता, तीसरा चार्ज 1000 कूलम का है या -10 कूलम का है फर्क नहीं पड़ता। तीसरे चार्ज के ऊपर अगर हमें फोर्स 0 चाहिए, अगर दोनों सेम नेचर के हैं तो इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। ये पॉइंट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि इफ द चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, इफ द टू चार्जेस आर of opposite nature। अपोजिट नेचर में अब बीच में नहीं आते हैं। अपोजिट नेचर, थर्ड चार्ज is placed on left और right। तो उस केस में तीसरे चार्ज को या तो हम लेफ्ट साइड में रखते हैं या राइट साइड पे रखते हैं, किसी एक साइड पे रखना होगा अगर दोनों चार्जेस अपोजिट नेचर के हैं। अब कहां रखना है, लेफ्ट में या राइट में, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन चार्ज कितनी वैल्यू का है। हो सकता है कि ये 5Q का हो और हो सकता है कि ये -2Q का हो। तो अगर ये 5Q है और ये -2Q है तो अपोजिट नेचर हो गए। अब या तो लेफ्ट में रखना होगा या राइट में रखना होगा। अब उन दोनों में कौन सी पोजीशन में रखना होगा, तो उसके लिए लास्ट रूल ये कहता है कि जो भी दो चार्जेस हैं उनमें जो छोटा वाला चार्ज है
उस छोटे वाले चार्ज के साइड पे रखना है। जैसे ये 5q है और ये -2q है, तो 2 ऑब्वियसली 5 से छोटा है, तो 2q वाले नजदीक वाले साइड पे रखेंगे, मतलब राइट में रखेंगे। समझ में आई बात? तो लिखेंगे इन ऑल द केसेस the position of third charge is closer to the charge of smaller value। ठीक है, सारे केसेस में तीसरे चार्ज को जो रखना है वो दोनों में जो छोटा चार्ज है उसके नजदीक रखना है। ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा। पहले मैंने पॉइंट्स नोट करा दिए कि हमें किस लॉजिक को यूज करना है, और ये लॉजिक आगे मैग्नेटिज्म में भी यूज होता है। ठीक है, सेम चीज मैग्नेटिज्म में भी यूज होती है और सेम चीज यहां भी यूज हो रही है, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड में भी यूज होगी। आगे जाके मैं पूछूंगा कि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है, इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जीरो है। सेम लॉजिक, अगर दोनों चार्जेस सिमिलर नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में जीरो होगी। दोनों अपोजिट नेचर के हैं तो या तो लेफ्ट में जीरो होगी या राइट में जीरो होगी। और कहां जीरो होगी? छोटे चार्ज के नजदीक जीरो होगी। आगे जाके करंट कैरिंग वायर्स बन जाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां जीरो होगी? अगर दोनों करंट बाहर आ रही हैं, दोनों करंट अगर बाहर आ रही हैं तो सिमिलर नेचर हो गया, बीच में जीरो होगी। एक करंट बाहर आ रही है, एक करंट अंदर जा रही है, अपोजिट नेचर हो गया, लेफ्ट और राइट में जीरो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स, तीनों में हमको सेम कॉन्सेप्ट को यूज करना है। ठीक है, नोट किया सबने? ओके, अब एग्जाम्पल समझते हैं। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज। अच्छा देखो, मैं तुमको अभी बताया, वो थर्ड चार्ज को हमें रखना है। वो थर्ड चार्ज कितना है, किस नेचर का है, फर्क नहीं पड़ता। तीसरे चार्ज की वैल्यू से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा चार्ज कितना भी हो सकता है, जैसे तीसरे चार्ज की वैल्यू के बारे में कभी कुछ नहीं कहेगा। फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज सो दैट फोर्स ऑन इट इज जीरो। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे? ठीक है, हमको कहेगा तीसरे चार्ज को कहां रखें जिससे कि उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाए। अब वो तीसरा चार्ज कुछ भी दे सकता था, -6q, 10q, 11q, 13q, कुछ भी दे सकता है। हमें उस तीसरे चार्ज की वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस तीसरे चार्ज को मैं q मानूंगा। क्वेश्चन में -10q दिया होगा तभी मैं q मानूंगा। ठीक, तो तीसरे चार्ज को मैंने q मान लिया और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर फोर्स जीरो लगे। तो पहली बात समझ में आनी चाहिए कि क्या ये सिमिलर नेचर के हैं, तो तीसरे चार्ज को कहां रखना चाहिए? इनके बीच में कहीं ना कहीं रखना चाहिए, जो पॉइंट था। और इनके बीच में भी एकदम बीचों बीच नहीं रखेंगे। किधर रखेंगे? छोटे वाले चार्ज के नजदीक रखेंगे। तो वो जो पोजीशन होगी वो तो बीच में होगी क्योंकि सिमिलर नेचर के हैं दोनों, और छोटा वाला जो चार्ज है उसके नजदीक होगी। तो ये डिस्टेंस अगर हम मान लेते हैं x का है, तो ये डिस्टेंस बता सकते हैं r-x का है। ये बात क्लियर हो गई? इसके ऊपर फोर्स जीरो है। कितने लोग फोर्स लगा रहे हैं? 2 लोग। क्या दोनों लोगों का फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाए? डायरेक्शन अपने आप अपोजिट हो चुका है, तो डायरेक्शन की चिंता अब नहीं करनी है। अब इसके ऊपर जो भी 2 लोग फोर्स लगाएंगे वो अपोजिट ही लगा रहे हैं। अब जीरो होने के लिए वो अपोजिट फोर्स क्या एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अब ये बताओ कि कैपिटल क्यू ने स्मॉल क्यू के ऊपर कितना फोर्स लगाया?
के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई, और 9Q ने Q पर कितना फोर्स लगाया? के कैपिटल Q, 9Q है सॉरी, के 9Q इंटू स्मॉल क्यू बाई, बस यही स्टेप तुमको लिखना है। और सॉल्व क्वाड्रेटिक नहीं करनी है, आपको सॉल्व करते समय रूट ले लेना है सिंपली, क्योंकि देखो अगला स्टेप क्या होगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कैंसिल हो जाएगा और ये कैपिटल क्यू, तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x²। अब अगर तुम ये श्योर नहीं होते कि बीच में रखना है या इधर रखना है या इधर रखना है, तो तुम्हें डायरेक्टली रूट लेके प्लस प्लस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर a² b² के बराबर है तो a और b भी बराबर हो सकते हैं, a और माइनस b भी बराबर हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी आ सकती है। लेकिन क्योंकि हमको पहले से पता है कि बीच में जीरो है, सिंपली रूट ले लो और लिखो r माइनस एक्स इज इक्वल टू इसका रूट, मतलब इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूं, r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर 9x²। क्या आ जाएगा इसका, r माइनस एक्स, इसका क्या आ जाएगा 3x, x कितना आ गया r/4, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने यहां पे प्लस माइनस नहीं लगाया, रूट लेने के बाद मैथमेटिकली प्लस माइनस लगाना चाहिए, नहीं लगाया क्योंकि हमको पता है पक्के से कि ये पोजीशन हमारी सही है, और अगर पोजीशन सही है तो x की हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इसलिए आपने इस स्टेप के बाद सीधे रूट लिया और रूट लेके x की वैल्यू निकाल ली। समझ में आई ये बात? और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम्पल था मैंने बताया, बट आगे आप क्वेश्चंस करोगे इसके ऊपर। ठीक है, किया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, आप सेम लॉजिक से उसको अटेम्प्ट करेंगे। यहां पे रखा है एक चार्ज -9Q का और इधर रखा है 4Q का। ठीक है, इनके बीच की दूरी R के बराबर। सेम क्वेश्चन है। फाइंड पोजीशन ऑफ थर्ड चार्ज so that force on it is 0। तो वो तुम डिसाइड करो, तुम्हें बताया कि किसके नजदीक होगा, तो जिसके नजदीक होगा उसी से निकाल लो, मतलब तुम डिस्टेंस निकाल लो, किसी भी एक से निकालोगे दूसरे से अपने आप आ जाएगा। कितना? 2r/5। किससे? 4Q से।
टू आर आ रहा है। चेक कर लेते हैं, भी रुक जाओ। तो देखो, सिंपल तरीका यही रहा है कि हमें, क्योंकि ये पता है कि किस जगह पे जीरो आना है, हम पहले से डिसाइड कर सकते हैं। यहाँ पे दो चार्जेस है, -9q एंड 4q। स्मॉलर कौन है इसमें? मैंने कहा नेगेटिव साइन से फर्क नहीं पड़ता है। -q और +q दोनों बराबर हैं, बस नेचर अपोजिट होते हैं, ये बताया था। छोटा चार्ज वो है जिसकी वैल्यू छोटी है, और 9 के कंपैरिजन में 4 छोटा है। तो कहीं यहां पर वो पोजीशन आएगी जहां पर हमें तीसरे चार्ज को रखना है, क्योंकि बीच में तो रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? अपोजिट नेचर है, तो लेफ्ट या राइट में दो पोजीशन में आनी चाहिए, और जो छोटा चार्ज उसके नजदीक आनी चाहिए। ये हो गया Q, और मान लेते हैं ये दूरी x के बराबर है। अगला स्टेप यही है कि हमें उस स्मॉल q के ऊपर दो फोर्स लिखने हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम चाहते हैं, इसके ऊपर चाहते हैं कि फोर्स जीरो हो जाए। तो इसके ऊपर दो लोग फोर्स लगाएंगे, 4q भी लगाएगा, -9q भी लगाएगा। किस डायरेक्शन में लगाता है हमें फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इनके बीच का फोर्स और इनके बीच के फोर्स को बराबर कर देना है, और कुछ नहीं करना है। इनके बीच के फोर्स और इनके बीच के फोर्स को बराबर कर देना, और कुछ भी नहीं करना है। तो इनके बीच का फोर्स कितना हो गया? K 4q स्मॉल q बाई x² इज इक्वल टू, इनके बीच का फोर्स कितना हो गया? K, माइनस नहीं लिखना है, हम सिर्फ वैल्यू लिख रहे हैं फोर्स की। वेक्टर फॉर्म नहीं लिख रहे हैं कि आर आर वो आप आई कैप जे कैप के कैप लगा रहे हो, सिर्फ वैल्यू लिखनी है। K 9q स्मॉल q बाई, बस ये स्टेप आपको लिखना है। इसके बाद तो के कैपिटल क्यू कैंसिल ही हो रहा होगा, स्मॉल क्यू भी कैंसिल हो रहा होगा। ऊपर बचेगा 4/x², और इधर बचेगा 9/r+x का होल स्क्वायर। दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा? 2/x इज इक्वल टू 3/r+x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2r + 2x इज इक्वल टू 3x, x इज इक्वल टू 2r। इसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो जो गलती करी है उससे सीखो, क्योंकि वो गलती फिर से रिपीट नहीं होनी चाहिए। माइनस चार्ज भले ही दिया है, फॉर्मूले में प्लस लिखना है, और आपको दो फोर्स को एक दूसरे के बराबर करना है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स हमको जीरो चाहिए। तो इनका इनका फोर्स इज इक्वल टू इनका इनका फोर्स, दोनों को इक्वल कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। हाँ बोलो। तब कोई पोजीशन नहीं आएगी, नहीं, तब कहीं पर भी फोर्स जीरो नहीं हो पाएगा।
ठीक है। तीन तरह के इक्विलिब्रियम्स हमने पढ़े हुए हैं। यहां पे कोई रहता है तो वो इक्विलिब्रियम में तो है, लेकिन कौन सा इक्विलिब्रियम कहते हैं? अनस्टेबल है। इधर स्टेबल है। कैसे पता चलता है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है? अगर हम इसको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करा दें तो ये गिर जाएगा। इसको डिस्प्लेस करा दें, ये भी गिर जाएगा। इसको डिस्प्लेस करा दें तो ये वापस वहीं आएगा, और जब वापस वहीं आएगा तो ये करता है ऑसिलेशन। तो जो भी पार्टिकल अपनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होते हैं, अगर आप उनको अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस करा के छोड़ दो, ऑसिलेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट नहीं न्यूट्रल, हमारे लिए दो इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट है, स्टेबल और अनस्टेबल। ऑसिलेशन या एसएचएम कहां होता है? स्टेबल में। ठीक है, हम लोगों ने एसएचएम ऑसिलेशन पढ़ा हुआ है, तो कभी भी कोई स्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई पार्टिकल है, उसको अगर डिस्प्लेस कराया जाए तभी वो ऑसिलेशन करेगा या एसएचएम करेगा। दो पॉजिटिव चार्जेस हमको दिए हुए हैं, तीसरा चार्ज कहां रखा जाए जिससे कि उसके ऊपर फोर्स जीरो हो जाए? क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं तो बीच में रखना है, सेम नेचर के हैं तो बीच में रखना है। अब सेम नेचर के हैं तो बीच में रखना है, लेकिन छोटे वाले के नजदीक, अब इसमें छोटे वाला तो कोई नहीं, दोनों बराबर है, तो एग्जैक्टली बीचों बीच एक पोजीशन आएगी। अगर हम यहां पे ले जाकर किसी चार्ज को रख देते हैं तो वो रहेगा इक्विलिब्रियम पे। ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल है या अनस्टेबल? इक्विलिब्रियम तो है, स्टेबल है या अनस्टेबल है चेक करना। तो देखो कैसे चेक करेंगे। अगर हम इस चार्ज को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या ये दोनों इसको अभी क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, दोनों रिपेल कर रहे हैं। जब हम इसको उसको नजदीक कर देंगे तो क्या इसका रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगा, इसका रिपल्शन वीक हो जाएगा? नेट फोर्स किधर लगेगा? जैसे ही तुमने इधर शिफ्ट किया तो क्या ये यहां पर पहुंचेगा तो इसका रिपल्शन स्ट्रांग हो जाएगा, इसका रिपल्शन वीक होगा, तो नेट फोर्स किधर लगेगा? राइट में। तो क्या वापस उसको वहीं भेज रहा है जहां पर पहले था? और अगर तुम इधर शिफ्ट कर दो तो इधर शिफ्ट करने के बाद भी यही कहोगे कि अब ये ज्यादा रिपेल करेगा और वो कम रिपेल करेगा, तो क्या फिर से उसको इधर भेजेगा? तो अगर आप दोनों मतलब इस चार्ज को इस पोजीशन से इधर शिफ्ट कर दो तो नेट फोर्स इधर लगेगा, इधर शिफ्ट कर दो तो नेट फोर्स इधर लगेगा। कौन सा इक्विलिब्रियम है ये? स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और इस पोजीशन से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के छोड़ दें, ऑसिलेट करने लगेगा। समझ में आई बात? अगर मैंने इसको यहां पर डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, ये ऑसिलेट करने लगेगा। एसएचएम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं नहीं पता, बट ये बात पक्की है कि ये पोजीशन इसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की है और यहां पे ये ऑसिलेट करेगा अगर हम इसको डिस्प्लेस करा के छोड़ देते हैं तो। ठीक है, तो यहां पे ये कह सकते हैं कि ये पोजीशन उसकी स्टेबल इक्विलिब्रियम की है। ठीक, अच्छा अब ये बताओ, इसको यहां ले जाके छोड़ दें। अभी हम लोग इस लाइन के लॉन्ग कर रहे थे, वर्टिकल भी कर सकते हैं। इस चार्ज को यहां पे लेकर छोड़ दिया, अब क्या लगता है ये जो दोनों चार्जेस तुम्हें दिख रहे हैं ये उसको क्या करने वाले हैं? अट्रैक्ट, रिपेल, क्या करेंगे? तो देखो इधर एक फोर्स आएगा, इधर एक फोर्स आएगा। इन दोनों फोर्सेस के क्या वर्टिकल कंपोनेंट्स ऐड होने वाले हैं? और इन दोनों फोर्स का अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाए तो क्या ये नेट फोर्स इधर लगेगा? ठीक है, इसने एफ लगाया इधर, इसने एफ लगाया इधर, और जैसे ही तुमने स्मॉल क्यू को यहां छोड़ा, इसके ऊपर नेट फोर्स ऊपर लगने लगे, लौट के आएगा कभी नहीं। तो इस तरफ उसकी कौन सा इक्विलिब्रियम है?
अनस्टेबल, और इस तरफ उसका इक्विलिब्रियम है स्टेबल। ठीक है, तो अगर तुमने इसको यहां पे कहीं छोड़ दिया स्मॉल क्यू को, तो ये भाग जाएगा, फिर ये लौट के वापस नहीं आएगा, या इधर छोड़ दिया तभी भी ये ऊपर की तरफ भाग जाएगा, ये लौट के नहीं आएगा। तो इस तरफ इसकी अनस्टेबल है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्टेबल है। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम along y axis, along x axis. मैं ये सेम चीज रिपीट कर रहा हूं। जब ये जो सेंटर का चार्ज है ये नेगेटिव है, अभी क्या था, ये सेंटर का चार्ज पॉजिटिव था। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि ये जो सेंटर का चार्ज है ये नेगेटिव है, अब क्या होगा, फिर आपको रिपीट करना है दोनों चीज। डेफिनेटली बीच में रहेगा तो फोर्स जीरो है। बीच में आप पॉजिटिव रखो नेगेटिव रखो, जितना बड़ा पॉजिटिव जितना बड़ा नेगेटिव फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे चार्ज को अगर आपने उस पोजीशन पे रख दिया जहां पे हमने अभी पोजीशन निकालना सीखा, तो वो फोर्स जीरो ही आएगा। लेकिन अब ये पता करना है कि तीसरे चार्ज को अगर हम पॉजिटिव रखते तो भाई वो करने लगता ऑसिलेट। ठीक है, इस केस में वो करता ऑसिलेट और इस केस में नहीं करता, वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब तीसरा चार्ज नेगेटिव है, अब बताना है। तीसरा चार्ज नेगेटिव है तो क्या ये दोनों, अभी नेट फोर्स जीरो है, अभी नेट फोर्स जीरो है। कैसे जीरो है, इसको अट्रैक्ट किया गया है, इसको भी अट्रैक्ट किया गया है, दोनों फोर्सेस एक दूसरे के बराबर है, नेट फोर्स जीरो है। बट अगर हम इसको डिस्प्लेस करा देते, अगर हम इसको डिस्प्लेस करा देते और अब इसकी जो पोजीशन है ये बदल जाती, ये Q, यहां पे Q, और माइनस Q मान लो इधर आ जाता, अब क्या लगता है। ठीक है, अब ये जो Q है इसको क्या करता, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता, और ये भी अट्रैक्ट करता, लेकिन क्या इसका फोर्स वीक होता, नेट फोर्स जीरो तो नहीं होता, लेकिन नेट फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता, लेफ्ट की तरफ। और अगर नेट फोर्स लेफ्ट की तरफ होता, F1 और F2 की अगर मैं बात कर रहा हूं, F1 इज ग्रेटर देन F2 है, तो ये कभी लौट के नहीं आता, ये जाता और इधर वाले Q से टकरा जाता। ये बात समझ में आ रही है। यहां पर उल्टा हुआ, यहां पे क्या हुआ कि जैसे ही आपने इसको डिस्प्लेस कराया, तो इधर डिस्प्लेस कराओगे तो ज्यादा रिपल्शन देगा, कहेगा भागो यहां से, और इधर डिस्प्लेस कराओगे तो मतलब वो वापस दोनों एक दूसरे अपने पास आने से दूर भगा रहे हैं। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिव चार्ज दोनों चाहते हैं उसके पास आ जाए, और अगर ये थोड़ा सा भी इसके पास आ जाएगा तो क्या ये ज्यादा फोर्स अट्रैक्ट करने लगेगा, ये उसकी तरफ आ जाएगा और ये इक्विलिब्रियम अनस्टेबल बन जाएगा। ठीक है, यहां पे बताओ, यहां पे था तो जीरो था, जब यहां पे था तो जीरो था। ठीक है, यहां पे आ गया, दोनों चार्ज क्या करने वाले हैं, दोनों चार्ज क्या करने वाले हैं, ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज क्या करने वाले हैं, अट्रैक्ट। और अगर ये दोनों चार्ज अट्रैक्ट करने वाले हैं तो देखो फोर्स का डायरेक्शन किधर आएगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट करेगा, नेट फोर्स किधर लगेगा, नीचे। क्या ये नेट फोर्स वापस वहीं ला रहा है जहां पहले रखा था, ये क्या करेगा, ऑसिलेट। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है और ये करेगा ऑसिलेट। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है एक्स डायरेक्शन में और अनस्टेबल होता है वाई डायरेक्शन पे। दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है वाई डायरेक्शन में, अनस्टेबल होता है एक्स डायरेक्शन पे। ठीक है, तो यहां पर जब हम बात करेंगे इस वाले केस की, तो ये एक
स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और इस केस में ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, एक बार इसको लास्ट वाले पार्ट को रिवाइज कर लेना, सिंपल है, याद रखना आसान है। दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में स्टेबल है, वाई में अनस्टेबल है। दो नेगेटिव के बीच में नेगेटिव, सेम प्रॉपर्टी। दो पॉजिटिव के बीच का पॉजिटिव और दो नेगेटिव के बीच का नेगेटिव, एक ही बात है। दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव या दो नेगेटिव के बीच में पॉजिटिव, अगेन एक ही बात। ठीक है, तो या तो दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव होगा या दो पॉजिटिव के बीच में नेगेटिव होगा। अगर दो पॉजिटिव के बीच में पॉजिटिव है तो इधर स्टेबल है, इधर अनस्टेबल है। नेगेटिव आ गया तो इधर स्टेबल है और इधर अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे।